हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 22 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें मिला है? तो बानो मुश्ताक को मिला है हार्ट लैम्प के लिए। यह हार्ट लैम्प जो है एक बुक है, ठीक है, तो उसके लिए इन्हें मिला है बानो मुश्ताक को। और ये जो बुक थी वो कन्नड़ में लिखी थी। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया है वो दीपा बास्ठी ने किया है। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये दो लोगों को दिया जाता है। जिनने बुक लिखी है मतलब राइटर को भी दिया जाता है, और जिनने इसका ट्रांसलेशन किया है उन्हें भी दिया जाता है। तो बानो मुश्ताक और दीपा बास्ठी, इन दोनों को दिया गया है कौन सी बुक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। अगर हम देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, अनुवादक को भी दिया जाता है और जो लेखक है उसको भी दिया जाता है, और 50,000 पाउंड की जो है वो पुरस्कार राशि इसमें प्रदान की जाती है। थोड़ा सा हम इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है और ये हर साल जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। अभी मैंने बताया है कि अनुवादित करने वालों को भी दिया जाता है। ये यूके और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। मतलब कि अगर इंडिया का भी कोई उपन्यास है, ठीक है, अगर वो कोई सी भी लैंग्वेज में लिखा है, उसका एक तो ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश में, और दूसरा यूके और आयरलैंड में उसे प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो उस उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम देखिए भारत में पहली बार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात करें तो हिंदी भाषा की पहली पुस्तक थी जिन्हें मिला था, वो थी गीतांजलि श्री की। इसके अनुवादक थे डेजी रॉकवेल, और पुस्तक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, ये 2022 में इन्हें पुरस्कार मिला था, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक डोम जैसा जो है वो पूरे कंट्री पे एक ऐसा जो है वो डोम जैसा बना दिया जाएगा। ये डोम क्या करेगा? ये डोम जो है वो जितने भी मिसाइल्स है, चाहे वो हवा से के थ्रू आए, ठीक है ना, चाहे वो अंतरिक्ष से आए, चाहे वो आकाश से आए, मतलब कहीं से भी आए, ठीक है ना, तो उसको क्या कर लेगी? रोक लेगी। ठीक है, तो ऐसा जो है वो डोम टाइप का एक डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश की सुरक्षा के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक वाला जो है वो ये सिस्टम शुरू किया है। हेक्लॉड हीक मार्टिन, ठीक है ना, उनकी एक कंपनी है, उन्होंने इसको जो है वो बनाया है। अगर हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस टेक्निक शील्ड होगी। ठीक है ना, इसमें ये हाइब्रिड सिस्टम वाली होगी। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि इसमें हवा से भी, आकाश और अंतरिक्ष, इन तीनों से होने वाली किसी भी प्रकार के हमले का ये जो शील्ड है वो पता भी लगाएगी, ट्रैक भी करेगी और उसको निष्क्रिय कर देगी। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो गोल्डन डोम में क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर ड्रोन हो, किसी भी प्रकार का अगर परमाणु हथियार हो तो उसको ये असफल कर देगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था कि क्रूज मिसाइल क्या होती है। तो ऐसी मिसाइल होती है जो सतह के थोड़े नजदीक चलती है, ठीक है ना, पास में चलती है। तो इसका पता लगाना जो है वो जो है वो ज्यादा कठिन होता है। पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हाइट पर चलती है ये। हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक, मैंने उस दिन बताया था कि सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, जो साउंड की गति से भी तेज चले। तो ये बेसिक हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो कौन डेवलप कर रहा है? तो अमेरिका जो है वो डेवलप कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। ठीक है, पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है मिजोरम। अब पूर्ण साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि 100% जो है वो साक्षरता हो गई। पूर्ण साक्षरता का मतलब ये है कि कोई भी राज्य अगर 95% साक्षर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। मिजोरम जो है वो इस प्रकार की कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है ना, इसके पहले कोई राज्य नहीं था। अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो 2011 में भी, अभी तो क्या है 2025 चल रहा है, अभी तक जनगणना हुई नहीं है, पर अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें भी मिजोरम की साक्षरता बहुत ज्यादा है, 91.33% है। ठीक है ना, जो देश की उस समय भी तीसरी बड़ी जो है वो साक्षरता वाला जो है वो ये राज्य था। अगर हम बात करें तो इससे पहले जो है वो जून में 2024 में लद्दाख को पूर्ण साक्षरता, अब लद्दाख क्या यूटी मानी जाएगी, तो देश की पहली यूटी जो पूर्ण साक्षरता वाली बनी है वो कौन बनी थी? लद्दाख बनी थी। और देश का पहला राज्य की बात करेंगे जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो क्या है? मिजोरम। अब हमें ये देखना है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता होता है क्या है, कार्यात्मक साक्षरता होता क्या है। क्रियात्मक साक्षरता का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ पढ़ना ही ना जानता हो, वो पढ़ना भी जानता हो, लिखना भी जानता हो, और उसको अपने दैनिक जीवन में उसको अप्लाई भी कर पाए। ठीक है ना, उसको जो है वो थोड़ी बहुत गणित की समझ भी होना चाहिए। ठीक है, वो जो है वो जैसे एग्जाम्पल भी है, बताया है कि जैसे बस का समय पढ़ ले, फॉर्म भर सकता है, वो पैसों का हिसाब किताब कर सकता है, बैंक से रिलेटेड जो है वो चीजें कर सकता है, जाके एटीएम से रिलेटेड चीजें कर सकता है, वो लेन देन कर सकता है। तो इतनी साक्षरता होगी तब हम उसे बोलते हैं फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है, तो इसमें जो है वो मिजोरम क्या बन चुका है? पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे तपन कुमार डेका, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है।
तो हमको अभी क्या पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है अभी, तो तपन कुमार डेका जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ है। अब आईबी है क्या, तो जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे जो है ये बनी थी, तो 1887 में बनी थी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। देखो पहले ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार के जो खुफिया मामले होते हैं या खुफिया जानकारी एकत्रित करने का काम करती थी आईबी। पर 1968 के बाद से हमने एक अलग एजेंसी बना दी जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, ठीक है ना, रॉ बना दिया गया। अब रॉ क्या करता है, बाहरी मामलों की जो है वो खुफिया जानकारी एकत्रित करता है। अब जब रॉ एक्सटर्नल के लिए मामलों के लिए बन चुका है, तो अब इंटरनल मामले कौन देखेगा, आईबी देखेगा। ठीक है, तो देश में जितने भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, आतंकवाद है, उग्रवाद है, देशद्रोह है, ठीक है ना, राष्ट्र हित की सुरक्षा, इन सभी के मामले में जो आंतरिक होते हैं ना, उनकी जानकारी एकत्रित करने का काम, खुफिया जानकारी एकत्रित करने का काम किसका है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और यही काम अगर हम बाहरी तौर पे देखें तो कौन करता है, रॉ करता है। ठीक है, अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करें आईबी के, तो वो हमेशा एक आईपीएस अधिकारी ही होता है जिसे डायरेक्टर बनाया जाता है। तो चीफ जो अभी बने हैं तपन कुमार डेका, जिनका कार्यकाल एक्सटेंड किया, वो भी क्या है, एक आईपीएस अधिकारी ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विश्व के हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो नीदरलैंड में जो है वो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है, या हाइड्रोजन जो है, या नवीकरणीय जितनी भी ऊर्जाएं होती है, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देने की जो है वो बात करी गई है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के सचिव ने क्या बताया है, तो भारतीय सचिव ने जो है इस बात पे प्रकाश डाला है कि भारत ने अभी तक 223 गीगावाट से ज्यादा अक्षय ऊर्जा स्थापित कर ली है। अक्षय ऊर्जा या फिर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसे दोबारा जो है वो पुनर्निर्मित करा जा सके, ठीक है ना। जैसे जीवाश्म ईंधन वगैरह कैसी होगी, ये नवीकरणीय नहीं होगी, ठीक है ना, अगर एक बार यूज कर ली तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, फिर वो बहुत हजारों करोड़ों सालों में बनेगी। पर जो नवीकरणीय ऊर्जा है, अगर एक बार आपने उपयोग कर लिया तो आप दोबारा भी उसे बना सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा। तो भारत ने अभी 223 गीगावाट से ज्यादा अक्षय ऊर्जा स्थापित कर ली है। 223 में से भी सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो सौर ऊर्जा से 108, ठीक है। तो भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा के बाजार में से एक बन चुका है। अगर हम बताएं तो वहां पे और क्या क्या बताया गया भारत ने अपने बारे में, तो उसने बताया कि 2047 तक हमको ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, और 2070 तक हमको शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जो कार्बन उत्सर्जन होता है, वहां तक पहुंचने का भारत का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसीलिए भारत ने हाइड्रोजन से रिलेटेड एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य क्या है कि हमको 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करनी है। थोड़ा सा हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में समझ लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन में जो है वो वह हाइड्रोजन गैस होती है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का यूज करके पानी को, यानी कि जो H2O है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, 100% जो है वो कहेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है ये, और क्लीन एनर्जी माना जाता है इसको भविष्य के लिए। 3 प्रकार की हाइड्रोजन होती है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा से बनी है। ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, जो जीवाश्म ईंधन से बनी है, पर फिर भी इसमें कार्बन कैप्चर टेक्निक का यूज कर लिया जाता है, तो ये इतनी खतरनाक नहीं होती है। ग्रे हाइड्रोजन सबसे खराब होती है क्योंकि ये कोयला और गैस के उच्च प्रदूषण से निकलती है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी क्या होती है, ग्रीन हाइड्रोजन होती है, इसका उपयोग हम उद्योगों में कर सकते हैं, परिवहन में कर सकते हैं, बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और ये भविष्य के लिए क्लीन एनर्जी के लिए सबसे अच्छा जो है वो साधन माना जा रहा है। भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है इसको बढ़ावा देने के लिए, जो कि 2023 में शुरू किया है, ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन का एक वैश्विक हब बन पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में था। इस प्रकार आज की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज है वो हमने अच्छे से कवर करी है। वीडियो छोटा होता है पर जितनी भी न्यूज होती है अच्छे से वो कवर हो जाती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही एमपीपीएससी मेंस के अगर सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उसे जो है वो कंटिन्यू करूंगी। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।